Assalamu alaikum and namaste to everyone. Today we are going to start our MDCAT series. इंशाल्लाह हम लोग सीरीज वाइज हर एक चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड करेंगे और केमिस्ट्री के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहला चैप्टर पीएमडीसी के सिलेबस ने जो अनाउंस किया है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री. एंड इन द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टोइचियोमेट्री. तो सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री को पढ़ेंगे. स्टोइचियो वर्ड जो है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज व्हिच मींस एलिमेंट्स and whereas metry is also the word derived from Latin which means measurement. It means a measurement of elements is called stoichiometry. यानी स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है कि हम लोग एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं. अब एलिमेंट्स की मेजरमेंट में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना हुआ है. एलिमेंट्स की मेजरमेंट में आप लोगों ने मॉलिक्यूलर मास सुना है, फार्मूला मास सुना है, मोलर मास सुना है, मोल्स सुना है. इसी तरीके से आप लोगों ने एलिमेंट्स की मेजरमेंट में एवोगाड्रोस नंबर सुना है और इसी तरीके से मोलर वॉल्यूम सुना है. तो ये जो जितनी भी मेजरमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स होती हैं दीज आर स्टडीड अंडर स्टोइचियोमेट्री. अब स्टोइचियोमेट्री की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकते हैं आप लोग. ठीक है. अब अगर हम लोग बात करें तो स्टोइचियोमेट्री जो है इसके अजम्पशंस क्या हैं, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री. डेफिनेशन में यहाँ पर नहीं लिख रहा, जो मैंने बताई आप लोग लिख लें, पास में नोट्स रखें, बुक रखें या फिर जो है कोई नोटपैड रखें और पेन साथ में रखें ताकि सारी चीजें जो मैं बताता जाऊं वो भी आप लोग लिखते जाएं, नोट करते जाएं. चले अब हमारे पास है अजम्पशंस. अजम्पशन मतलब ऐसी चीजें जो होती तो नहीं है लेकिन हमें अज्यूम करनी पड़ती हैं कि स्टोइचियोमेट्री में ऐसा भी कुछ होना है जो हमें अज्यूम करना पड़ेगा. उसमें सबसे पहले है कि भाई रिएक्शन शुड बी इरिवर्सिबल, यानी कि जो रिएक्टेंट है दैट इज 100% कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. दुनिया में केमिस्ट्री ने आज तक ऐसा कोई रिएक्शन नोट ही नहीं किया है जिसमें 100% रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में. लेकिन ये हमें अज्यूम करना पड़ता है टू सॉल्व द स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स. जब हम लोग ये सॉल्व कर रहे होते तब हमें अज्यूम करना पड़ता है कि रिएक्टेंट जो है वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है. इट मींस रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट 100%ली, ऐसा हमें अज्यूम करना पड़ेगा. दूसरा जो हमें अज्यूम करना पड़ता है वो ये कि देयर इज नो साइड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन. मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन है A बॉन्ड B. अब यहाँ पर जो है साइड प्रोडक्ट कोई C तो नहीं बना. अगर बना है तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा. इट मींस यू हैव टू अज्यूम दैट देयर इज नो एनी साइड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. यानी दूसरा एक अजम्पशन, नो साइड प्रोडक्ट इज फॉर्म, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता. ये भी आप लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, दूसरी एक बात यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास जो है स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशंस में अगर ऐसे इक्वेशंस आ जाए कि भाई ये A2 प्लस ये B2 बॉन्ड ये AB2 है. मिसाल के तौर पर ये दूसरी एक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं A2 प्लस B2 बॉन्ड ये A2B है. और इसी तरीके से तीसरी एक इक्वेशन लिखते हैं A2 प्लस B2 बॉन्ड 2AB है. और इसी तरीके से चौथी एक इक्वेशन यहाँ पर ही हम लोग लिख लेते हैं A2 प्लस B2 और इसी तरीके से डबल एरो लगाकर 2AB लिख दिया मैंने. अब अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि भाई स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन कौन सी करेक्ट हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द स्टोइचियोमेट्रिक रूल्स. ठीक है. तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि इसमें 100% प्रोडक्ट नहीं बन रहा. तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला अजम्पशन नहीं लग रहा, मतलब ये ऑप्शन गलत है. दूसरी यहाँ पर पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है वो ये कि स्टोइचियोमेट्री उन केमिकल इक्वेशंस पर लग सकती है जो केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड हो. चले हम लोग देखते हैं. ये हमारे पास बैलेंस्ड है नहीं, A2 है, यहाँ पर A1 ही है. इट मींस दैट इज नॉट बैलेंस्ड. अगर इसे देखें क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं, यहाँ पर A2 है, B भी 2 है लेकिन यहाँ पर B1 है.
क्या ये बैलेंस्ड है? ये A2 है, B2 है, यहाँ पर 2 है, यस। तो स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन सिर्फ इस इक्वेशन पर ही लग सकता है, इसके अलावा तीनों इक्वेशंस पर स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन नहीं लग सकता। ठीक है, इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो स्टोइकोमेट्री जो है इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर हुई कि इक्वेशन किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है एंड व्हाट आर मोल्स। इसी से रिलेटेड मैं वीडियो के साथ आखिरी तक जुड़े रखिएगा। हम आपको ट्रिक्स भी समझाएंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे विद द ट्रिक्स। चले देखते हैं। सबसे पहली बात, मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? देखिए, मॉलिक्यूलर मास नाम से ही जाहिर हो रहा है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। चले ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल जो है इसका मास। इसी तरीके से मास ऑफ फार्मूला यूनिट, यहाँ पर मास ऑफ फार्मूला यूनिट। अब ये कैसे होता है ये मैं बाद में समझा रहा हूं जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से मास ऑफ सिंगल मोल, मास ऑफ सिंगल मोल इसे हम कहते हैं क्या? मोलर मास। और इसी तरीके से मोल क्या होता है इसे भी हम लोग डिटेल के साथ देख रहे हैं। चले अब सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें मॉलिक्यूलर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिसाल के तौर पर हमारे पास है CH4 एक कंपाउंड। अब CH4 के अंदर अगर हम लोग देखें तो व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन? सर कार्बन एक ही है तो 12 प्लस व्हाट विल बी द मास ऑफ हाइड्रोजन? सर 4 है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें इसके एटॉमिक मास के साथ तो दैट विल बी 4 एंड दैट विल बी 16। अगर हम लोग इसे देखें तो 16 के साथ AMU लिख दिया। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। मिसाल के तौर पर हम लोग H2O देखते हैं, H2O। अगर H2O में देखें तो व्हाट विल बी द मास ऑफ हाइड्रोजन 2 एंड प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 16, दैट विल बी 18। AMU साथ में लिख दिया एंड दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। Let's suppose what will be the molecular mass of NaCl? You are going to calculate like that. अगर Na है तो that will be 23 plus क्लोरीन का क्या होगा? 35.5 and if you will calculate that will be 58.5 AMU. That will be the molecular mass of NaCl. That is too much wrong. अब यहाँ पर देखो गलत बात आ गई। देखो जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया CH4 का, जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया H2O का, लेकिन जैसे इसी तरीके से NaCl का जो है हम लोगों ने सॉल्व किया, लेकिन ये मॉलिक्यूलर मास नहीं कहलाता। तो फिर ये क्या कहलाता है? चले देखते हैं। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा है मास ऑफ फार्मूला यूनिट। हमें पता है कि NaCl हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। असल में ये NaCl का मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये मॉलिक्यूलर मास भी नहीं होगा। अब यहाँ से आपको एक कंफ्यूजन होगी कि सर हम लोग कैसे याद रखें कि किन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, किन का नहीं हो सकता। सिंपल सी बात बताऊंगा, वो कंपाउंड्स जो आयोनिक हैं, वो कंपाउंड्स जो आयोनिक हैं, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इट मींस दे नेवर एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो इट मींस उनका मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा। अब सवाल ये है सर आयोनिक कंपाउंड, इतने सारे कंपाउंड्स है, आयोनिक कंपाउंड्स भी हम लोग कैसे याद रखें? दैट इज अ वेरी सिंपल ट्रिक। आयोनिक कंपाउंड में एक मेटल तो दूसरा नॉन मेटल होगा, एक मेटल तो दूसरा नॉन मेटल होगा, ये बात तो याद होगी। सर अब मेटल्स भी तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, हम लोग मेटल को कैसे याद रखें? तो पीरियोडिक टेबल में 90% एलिमेंट ऐसे मेटल्स हैं जिनके आखिर में यम की आवाज आती है, सिवाय हीलियम के। देखो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, स्कैंडियम, वैनेडियम, ये सारे मेटल्स है सिवाय हीलियम के। हीलियम में भी देखो यम की आवाज आती है, लेकिन दैट इज नॉट मेटल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 90% मैंने बोला है, ऐसे नहीं कि मैंने बोला कि 100%। इसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनमें यम की आवाज नहीं आती, लाइक कॉपर, जिंक, फेरिक, इनमें यम की आवाज नहीं आती। तो ऐसे भी मेटल्स ही हैं, और जिनमें भी मेटल होगा ऐसे कंपाउंड्स होंगे आयोनिक कंपाउंड्स, और आयोनिक कंपाउंड्स के लिए जो मास लेंगे वो होगा फार्मूला मास। अब मिसाल के तौर पर एंट्री टेस्ट में सवाल बनता है, व्हाट विल बी द मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl? सवाल सही है गलत है?
सवाल ही गलत है। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, व्हाट विल बी द मास ऑफ MgO, नहीं भाई मैग्नीशियम है, मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, फार्मूला मास होगा। व्हाट विल बी द मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3, नहीं सर कैल्शियम है, मॉलिक्यूलर मास होगा ही नहीं, कितनी बार बताएं आपको। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगर हम लोग देखें मोलर मास को, तो अभी देखो हम लोगों ने जितना भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया या फार्मूला मास कलेक्ट किया या फिर जो है हम लोग किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास देखें। अब याद रखना है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास, इसके साथ अगर हम लोग ग्राम लगा दें तो उस वक्त वो एक मोल बनेगा और एक मोल के लिए जितना भी वजन होगा दैट विल बी मोलर मास, that will be molar mass of that element, that compound, whatever the molecule is there। ठीक है, कोई भी चीज है उस लिहाज से हम लोग जो है वो मास लेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर। चलिए देखते हैं एवोगैड्रोस नंबर क्या है। एवोगैड्रोस नंबर सबसे पहले एक नंबर होता है दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, अब ये जो नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट्स, क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है इसे देखते हैं। 6.02 into 10 raised power 23 या एक्सपोनेंट 23 दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एटम्स। किसको रिप्रेजेंट करता है? एटम्स को। इसी तरीके से दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसी तरीके से दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ आयंस एंड दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट्स को दूसरे पार्टिकल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास सबसे पहले है एटम्स। एटम्स किस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं? एटम्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं एलिमेंट्स में। अगर सिंपली क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के पास ऐसे हो, हाउ मेनी एटम्स आर देयर in 16 grams of ऑक्सीजन एलिमेंट या फिर ऑक्सीजन सिंपली, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन एलिमेंट है तो इसमें एटम्स की तादाद आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी कंपाउंड की फॉर्म में वो गैस हो या फिर जो है लिक्विड हो तो उसके लिए आप लोग क्या मालूम करेंगे, मॉलिक्यूल्स। अच्छा, उसमें भी एटम्स की तादाद आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो जो एटम्स की तादाद आप लोग कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी डिफरेंट मेथड, वो भी मैं आपको समझाऊंगा जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। इसी तरीके से आयंस किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। आयोनिक कंपाउंड्स जैसे NaCl है तो इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे कैलकुलेट होंगे। और इसी तरीके से फार्मूला यूनिट्स किसके लिए होते हैं? हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके लिए हम लोग फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। ओके बेटा, तो इट मींस के 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फार्मूला यूनिट्स कैसे होते हैं ये हम लोगों ने समझ लिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कैसे होगा? अच्छा, इनके प्रॉब्लम्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा दैट हाउ दिस नंबर इज गोइंग टू बी यूज्ड। चलिए इसी के साथ हम लोग देखेंगे मोलर वॉल्यूम को। जो मोलर वॉल्यूम होता है वो एक मोल का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ सिंगल मोल ऑफ एनी गैस, एनी लिक्विड और एनी सॉलिड इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अच्छा, याद रखना यहाँ पर मैंने मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्यों लिखा है, क्योंकि आपकी लेवल फर्स्ट ईयर इंटर की लेवल सिर्फ और सिर्फ गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर यानी STP पर जो हमारे पास मोल होता है उसका वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन याद रखना गैस किसके लिए होता है? गैस के लिए होता है, ना कि लिक्विड के लिए या फिर ना कि सॉलिड के लिए। अच्छा, लिक्विड के लिए अमूमन किताबों में लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 100 सेंटीमीटर क्यूब तक ये जो वॉल्यूम होता है दिस इज यूज्ड फॉर लिक्विड्स। ये लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये कॉमनली हम लोग देखते हैं। चलिए इसी के साथ जो